नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। एक बार हम लोग आज से क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले आप लोग को ध्यान होगा हमने देखा था सिविल सर्विसेज के बारे में, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे प्रशासन पर अधिकार होने के कारण जो उच्च पद पे होते थे वे ब्रिटिशर्स ही होते थे। यानी कि भारतीयों को ऊंचे पद पर स्थान नहीं मिलता था। उसका वजह शायद ही कहीं ना कहीं यही था कि भारतीयों को कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, जो कि ब्रिटिशर्स उस चीज़ को बखूबी कर भी रहे थे। ठीक बात है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, आप लोग को रिकॉल होगा, याद होगा कि प्रोपराइटर क्या होते थे, शेयर होल्डर होते थे कंपनी के, और प्रोपराइटर ही सेलेक्ट करते थे किनको, डायरेक्टर को, और डायरेक्टर के ही देख रेख में सारी कंपनी की कार्य की जाती थी। अब डायरेक्टर गवर्नर जनरल को अन्य कर्मचारियों को सेलेक्ट करता था। हालांकि गवर्नर जनरल को जिसको अधिकार दिया जाता था वे लोग अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकते थे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पिछली जो चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं उसका संबंध हमें आगे देखने को मिलता है। अगर जो हमें चीज़ें याद नहीं रहेंगी, माइंड में रहेंगी नहीं वो चीज़ें, तो हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखे चलेंगे। ठीक बात है। तो हमने सिविल सर्विसेज के बारे में देखा था कि स्टार्टिंग में डायरेक्टर से नियुक्ति करते थे। उसके बाद से यहाँ के प्रशासन पर उच्च पद के लिए ब्रिटेन में प्रतियोगिता होने लगी, और वो जो प्रतियोगिता होती थी वो सिविल सर्विसेज वाली ही थी। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो प्रतियोगिता होती थी, एक तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटेन में प्रतियोगिता हो रही है तो लैंग्वेज वहीं का होगा। ठीक बात है। वहाँ का लैंग्वेज होने की वजह से भारतीयों के लिए थोड़ा सा और टफ हो जाता था, क्योंकि अब के टाइम में और तब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्या था, अंतर था। ठीक बात है। तो जो भी भारतीय उच्च वर्ग के लोग होते थे जिनके पास पूंजी की कमी नहीं होती थी, वे लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, फॉरेन में, यानी कि विदेश में पढ़ने के लिए। तो उनकी इतनी क्षमता होती थी कि वे उस पेपर को दे पाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी ने ये परीक्षा क्लियर किया था। उसके बाद हर साल 1 या 2 भारतीय सेलेक्ट होते थे। लेकिन ये भी तो बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी संख्या सेलेक्ट होने में क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी अपेक्षा ये जो भारतीय थे वे नगण्य थे एकदम। ठीक बात है। और तो और जब सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी ने क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम, तो सिविल सर्विसेज देने की जो आयु होती थी वो 23 वर्ष थी। बाद में घटा कर क्या कर दी गई थी, 19 वर्ष। अर्थात अगर जो भारतीय लोगों के लिए 23 वर्ष में एग्ज़ाम निकालना इतना टफ था, तो और कम कर दिया गया आयु, तो फिर आप सोचिए कितना मुश्किल हो गया होगा। ये सारी चीज़ें क्यों होती थी, इसलिए ताकि भारतीयों का जो सिलेक्शन है वो ना के बराबर हो पाए। ठीक बात है। अर्थात हमेशा इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि भारतीय उच्च पद पे कम से कम सेलेक्ट हो पाए। और वैसे भी भारतीय प्रशासन पर जब ब्रिटिशर्स का अधिकार था तो उस पर तो उन्हीं का स्वामित्व चलने वाला था। भारतीय क्या थे, उनको अगर जो ये लोग इन्वॉल्व करते, शामिल करते तो होते, नहीं तो फिर कैसे होते। ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। तो जैसे जैसे समय आगे गया, यहाँ पर भी राष्ट्रीय आंदोलन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ के लोग भी जागरूक हुए। जैसे कि आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई उसमें शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिए थे। शिक्षित वर्ग भाग क्यों नहीं लिए थे, उनका सोचना ये था, उनकी थिंकिंग ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे समाज का उत्थान कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का विकास करेंगे, आधुनिक उपकरणों का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जस्ट 1857 की क्रांति के बाद ही धीरे धीरे शिक्षित वर्गों को समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा, ब्रिटिशर्स की नीति के बारे में, कि ये लोग अपने हित के सिवा हमारे हित के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। तो फिर वे लोग भी, शिक्षित वर्ग वाले लोग भी, पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, ऐसे न्यूज़पेपर जो होता था, समाचार, ये जो पत्रिका होती थी, उसके माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करने लगे, और ब्रिटिशर्स का जो दृश्य था उसको उजागर करने का प्रयास करने लगे। इस माहौल में कई बार प्रेस एक्ट भी आया, एक बार आया वर्नाकुलर एक्ट, तो उसका विरोध किया गया, क्योंकि शिक्षित लोग तब ज़्यादा ही जागरूक हो गए थे। जैसा कि पहले दबे दबे से रहते थे, क्यों रहते थे उसका मोटिव मैंने आपको बताया ही था। तो उनके विरोध के बावजूद उसको हटाया गया। देन उसके बाद से फिर से प्रेस पे एक्ट लगाया गया, बंदिश लगाया गया। इस वजह से क्यों लगाया गया कि भारतीय लैंग्वेज में समाचार पत्र नहीं प्रकाशित होंगे, इसलिए ताकि ये लोग जो ब्रिटिश विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं उसको रचने में कामयाब ना हो पाए। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक बात है।
लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए और लोगों ने एक दूसरे को जोड़ने में पत्रिकाओं का जो माध्यम था वो बखूबी अपनाया। ऐसा कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक बात है। अगर जो हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, उच्च वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग के लोग थे, शासक के जो भी अच्छे अच्छे अधिकारी होते थे, वे लोग बहुत हद तक ब्रिटिशर्स का साथ दिए थे। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें कबूल किया था कि अगर जो ये लोग ना होते तो शायद हम लोग को ये तूफान कहीं का नहीं छोड़ता और बहा ले जाता, हम लोग यहाँ पर बसते ही नहीं। आपको ध्यान होगा कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, भारतीय शासक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने ऊपर निर्भर बनाना, ये सारी चीज़ें, और उनका राज्य हड़पना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम लोगों ने देखा था, जो गोद निषेध वाली नीति थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जिसके भी जो नेचुरल संतान नहीं होंगे, यानी कि जिसके दत्तक पुत्र होंगे, वे लोग उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बंदिशें थी। ये सारा चीज़ एक तरह से ये लोग जो भी गलत कार्य कर रहे थे शासकों के साथ, भूस्वामियों के साथ, कई जमींदारों की जमींदारियाँ छिन गई थी। आपको बताया गया था क्यों छिन गया था, क्योंकि भू राजस्व की दरें ये लोग अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाते थे और पुराने जो जमींदार थे उनका अपने समाज के प्रति एक लगाव था, क्योंकि वो बहुत पहले से जमींदार थे। और वो जो उनसे जो जमींदार थे, जो वसूलते थे राजस्व समाज में लोगों से, तो उनका आपस में संबंध होने की वजह से वे लोग उनके कष्ट को थोड़ा बहुत समझ पाते थे। हालांकि थे वो जमींदार, उनको तो राजस्व वसूलना ही होता था, लेकिन थोड़ी बहुत रियायत वे लोग दे देते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की आवश्यकताओं के अनुसार राजस्व ये लोग नहीं वसूल पाए, तो इन बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी भी चली गई। और जब बहुत सारी ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ चली गई, तो उसकी जगह पे नए व्यापारी, नए जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जिनके पास पूंजी का कमी नहीं होता था, वे लोग आके पुराने ज़मींदारों का स्थान ले लिए। और वे लोग तो लेते थे, मान लीजिए अगर जो कोई किसी और क्षेत्र का है और वो आके कहीं और का ज़मींदारी ले लिया, तो वो परमानेंट तो यहाँ पे रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहीं और का है। तो वो अपने बीच में एक मध्यस्थ रख देता था। यहाँ पे जिस क्षेत्र की ज़मींदारी वो लिया रहता था, वहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसे समझ में आता था, उसको वो यहाँ का ज़मींदारी दे देता था कि थोड़ा सा लाभ तुम ले लेना और जो राजस्व होगा वसूल के दे देना। और वो राजस्व क्या करता था, जो ज़मींदार लिया रहता था ज़मींदारी, वो ब्रिटिशर्स को देता था, और जो ज़मींदारी लिया रहता था वो भी अपना मुनाफा ले लेता था। तो ऐसे चीज़ों में बहुत सारे बिचौलियों का प्रचलन चलने लगा। क्यों चलने लगा, आपको तो पता ही है कि पुराने ज़मींदार वहाँ से हट गए, नए ज़मींदारों का आगमन हुआ, और नए ज़मींदार अधिकतर उस क्षेत्र के नहीं होते थे। हो भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकते थे। अगर जो उसी क्षेत्र का, उसी एरिया का कोई अच्छा खासा व्यापारी है, कोई अच्छा खासा पूंजी वाला व्यक्ति है, तो वो भी ज़मींदारी ले सकता था। लेकिन अधिकतर बाहर के भी लोग ले सकते थे, क्योंकि मनाही तो थी नहीं। ठीक बात है। पहले के टाइम में क्या था, अब किसानों की भी स्थिति, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि ये जो ज़मीन था हस्तांतरणीय नहीं था, वंशानुगत था, लेकिन हस्तांतरणीय नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ऐसा नियम कानून बना दिए कि हस्तांतरणीय अब हो सकता है ज़मीन। तो जब सूदखोर जो थे, जो महाजन लोग थे, जो भूस्वामी थे, जो ज़मींदार थे, बहुत सारे लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे, वे किसानों को अपने झांसे में फंसाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। इसलिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसकी ज़मीन जो होगी, उसका जो भूमि होगा, उस पर हमारा कब्जा होगा, हम ले लेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में ऐसा कुछ कानून बन चुका था कि ज़मीनें बेची जा सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक बात है। और उम्मीद है कि आप लोग बिपिन चंद्रा जो मैंने बताया था बुक, वो आप लोग पढ़ते चलेंगे। उसमें सारी चीज़ें एकदम विस्तार से दी गई हुई हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक बात है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लापरवाही नहीं करेंगे। एक बारी बात करते हैं हम सेना के बारे में। हमने कल देखा था, अगर जो हुई बात सेना की, तो सेना के बारे में आपको बताया गया था कि साम्राज्य विस्तार में सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। साम्राज्य विस्तार के लिए अगर जो सेना को बाहर भेजना पड़ रहा है, यानी कि अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा पाने के लिए, तो उसमें भी सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाया। सेना क्या होती थी, सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय की ही होती थी। भारतीय होते थे सेना, लेकिन मैंने आपको बताया था भारतीय होने के बावजूद भी वो मराठों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब के विरोध में, मतलब अन्य लोगों के विरोध में, यहीं के शासकों के विरोध में वे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ब्रिटिश का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं महसूस हो रहा है कि एक तरह से वो भारतीय विरोधी कार्य कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय चेतना की उनमें कमी थी, अभाव था। उतनी वे लोग समझ विकसित नहीं कर पा रहे थे, देश दुनिया से उतना संपर्क नहीं था जिससे वे ब्रिटिशर्स के चालों को समझ पाए। लास्ट में जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ, वैसे ही भारत पर पकड़ ब्रिटिशर्स की और मजबूत हो गई। मजबूत क्यों हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य कर रहा था भारत। भारत में भी अच्छे खासे संसाधन थे, यहाँ पे भी जो रिसोर्सेस थे उसकी कमी नहीं थी, तो अमेरिका की पूर्ति वो भारत से करना चाह रहे थे कि वो नहीं तो वो सही।
आपको याद होगा 1786 में जो दिया गया था कॉर्नवालिस को अधिकार और उनको मुख्य सेनापति बनाया गया था। और वो जब गवर्नर जनरल था तो उसको इतना अधिकार मिला कि वो अपनी जो परिषद है उसकी सलाह को ठुकरा सकता है, ठीक है, मानने से इनकार कर सकता है। तो वजह ये थी कि अमेरिका में उस टाइम जो कॉर्नवालिस साहब थे वे सेनापति थे जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो वहाँ का जो संघर्ष था, वहाँ की जो कमियाँ थी, जो नुकसान ब्रिटिशर्स को हुआ था, किस वजह से वे लोग वहाँ से हटे थे, हटना पड़ा था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, तो उस चीज़ का विशेष अनुभव होने की वजह से कॉर्नवालिस को यहाँ पे भेजा गया था, ताकि वो यहाँ के जो साम्राज्य विस्तार का सब कुछ मामला है उसको वो सही से सुरक्षित रखवाए। ठीक है, तो ये सारी बात सेना के बारे में है। 1857 की क्रांति के बाद सेना को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। तोपखाने, गोले बारूद, अन्य ऐसे स्थानों पर भारतीयों को उनके कंट्रोल में हर एक चीज़ नहीं रखा गया, और जो भी भारतीय सेना थी उसको कंट्रोल करने हेतु ब्रिटिश सैनिकों की थोड़ी सी संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। ठीक बात है। अगर जो हम बात करें पुलिस की, क्योंकि पुलिस की भी बात कल हुई थी, पुलिस की बात करें तो पहले ज़मींदारों को ही दिया जाता था पुलिस का कार्यभार। पुलिस का कार्य ज़मींदारों को सौंपा गया था। ज़मींदार ही स्थानीय जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में थोड़ा सा सहयोग कर रहे थे, उनको ये अधिकार दिया गया। लेकिन बाद में जब कॉर्नवालिस आए, उसके बाद से कॉर्नवालिस के आने के बाद जब उन्होंने देखा कि स्थानीय जो प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा अधिक हो चुका है, तो उन्होंने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का कोशिश किया। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज के वो होते थे, अधिकारी होते थे, उनका वेतन 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था, जो कि बहुत ही हाईएस्ट वेतन था। उसके साथ साथ उनको उनके क्षेत्र की जो राजस्व वसूला जाता था उसका 1% उनको दिया जाना तय किया गया था। उसके साथ साथ अन्य कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया था। वे तो बस एक उदाहरण थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी का दिया गया है 1500 रुपये प्रतिमाह का। ठीक बात है। तो उन्होंने पुलिस में भी बदलाव किया, यानी कि थानों का निर्माण कराया। थानों के निर्माण के साथ साथ वहाँ का जो हेड था उसको दरोगा को बनाया गया, और दरोगा एटलीस्ट हो सकता था भारतीय। ठीक बात है, भारतीय वो हो सकता था। लेकिन देन उसके बाद से एक अधीक्षक के पद का निर्माण किया गया, जिसपे ब्रिटिशर्स वहाँ पे अधीक्षक के पद पे हो सकते थे। ठीक बात है। एक टाइम ऐसा आया कि ब्रिटेन की जो पुलिस व्यवस्था थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी पुलिस व्यवस्था यहाँ की हो चुकी थी, वहाँ से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। अगर जो आप लोग बिपिन चंद्रा बुक पढ़ेंगे तो ये आपको बातें पता चलेंगी कि वहाँ पे जो भी विकास हुआ, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियाँ वहाँ के विकास की फैक्टर रही, वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ यहाँ के पतन की फैक्टर बनी। क्योंकि वहाँ का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलू जो डिसाइड होता था वहाँ के लोगों के हिसाब से, उनके हित के हिसाब से, वही चीज़ें यहाँ के लिए नुकसानदेह साबित हुई। तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है, आंतरिक जो अपने देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो विद्रोह था उसको शांत कराने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का योगदान काफ़ी रहा। इन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से प्रशासन का निर्माण किया। ठीक बात है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार तो कहाँ ही पूरी तरीके से खत्म होने वाला था, लेकिन एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। चलिए अब हम लोग आगे नोट करेंगे अपना जो नोट्स है। ठीक बात है। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सिविल सेवा, हेडिंग डालिए सिविल सेवा, सेना तथा पुलिस व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सिविल सेवा, सेना तथा पुलिस व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक बात है। अब आप लोग पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अधिकांशतः ब्रिटिश विद्वानों का मानना, अधिकांशतः ब्रिटिश विद्वानों का मानना है कि भारत में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव ब्रिटिश काल में रखी गई, जैसे पुलिस, सेना, सिविल सेवा, न्यायपालिका आदि। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जैसे पुलिस, सेना, सिविल सेवा, न्यायपालिका आदि। ये चीज़ें तो सही भी थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इन सेवाओं में योग्यता के आधार पर नियुक्ति, प्रमोशन, स्थानांतरण, अनुशासन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कानून का शासन इत्यादि। इसी में अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, यह सही है कि अंग्रेजों ने आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। साथ में यह भी सच है कि इसका विकास
क्रमशः हुआ। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करना, जैसे राजस्व संग्रह तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे सिविल सेवक, यानी कि सिविल सेवक का जो निर्माण किया गया था, बनाया गया था, वो चीज़ें क्यों थी? राजस्व संग्रह करने के लिए और कानून व्यवस्था ताकि बना रहे। आपको तो पता है कि जो सिविल सेवक के अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी होती है और वे लोग कितने बेहतर ढंग से अपना कार्य कंप्लीट करते हैं, उनके जो भी कार्यभार होते हैं। ठीक बात है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका थी कानून व्यवस्था के साथ साथ असंतोष का दमन, लोगों को डरा कर रखना। अगला पॉइंट लिखेंगे, सेना का प्रमुख उद्देश्य था विद्रोहों का दमन, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की सुरक्षा इत्यादि। अगला पॉइंट लिखेंगे, इतना ही नहीं प्रशासन तथा सेना के सभी क्षेत्रों में उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति की गई तथा जानबूझकर भारतीयों को अलग रखने की रणनीति अपनाई गई। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, प्रशासन में निचले स्तर पर जाति, धर्म तथा क्षेत्र के नाम पर भारतीयों को बांट कर रखा जाता था और यथासंभव यह कोशिश की गई कि आधुनिक विचारों का प्रभाव भारतीयों पर तथा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारियों पर ना पड़े। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बावजूद आधुनिक शिक्षा तथा अन्य कारणों से प्रशासनिक ढांचे में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ और 1940 के दशक में ब्रिटिश प्रशासन का तीनों स्तंभ चरमरा गया। ठीक बात है। ब्रिटिश प्रशासन का तीनों स्तंभ कहने का मतलब है सिविल सर्विसेज हो गए, सेना हो गई और पुलिस हो गई। ये ब्रिटिश प्रशासन के 3 स्तंभ थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में काफ़ी योगदान दिया, कानून व्यवस्था बनाने में, विद्रोहियों को शांत करने में और जो प्रतिद्वंदी थे उनसे सुरक्षित अपने साम्राज्य को विस्तार करने में। ठीक बात है। लेकिन 1940 के दशक में ब्रिटिश प्रशासन का तीनों स्तंभ चरमरा गया। इसका कारण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही तेज हो गए थे और देश स्वतंत्रता के कगार पर आ पहुंचा था। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे उनकी स्थिति जब कमजोर हुई तभी जाके वो लास्ट में स्वतंत्रता के लिए स्वीकार की। ठीक बात है। तो ये चीज़ें बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपका। और आप लोग का जो नोट्स है आप लोग क्लियर करते चल रहे होंगे। सिनोनिम्स जो मैंने बनाने के लिए कहा था कि छोटे छोटे कीवर्ड्स आप निकाल के उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जाहिर सी बात है कि आप लोग को ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि चीज़ें जब तक याद नहीं रहेंगी आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। और उम्मीद है कि आंसर राइटिंग आप लोग डेली बाय डेली कर रहे होंगे। ठीक बात है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक बात और आप लोग समझ के रखिएगा, जो भी मेंस का क्वेश्चन आता है वो कभी भी नहीं छूटेगा अगर जो आपका ये नोट्स कंप्लीट तैयार होगा तो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो मेंस का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इतने तोड़ मरोड़ के साथ पेश किया जाता है कि समझ में नहीं आता है कि उसको करना क्या है। अगर जो हमें समझ में आए तो हम आसानी से उसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर जो हमारा नोट्स तैयार हो तो उसे हमें समझने का प्रयास है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो हमें क्वेश्चन के हर एक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो फिर हम क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे। और बिना क्वेश्चन को हम आसानी से समझे आंसर हम सही नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ठीक ठीक आंसर आप लोगों ने दिया तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित आपका जो आंसर है वो नहीं है तो आप कितना भी लिख लो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। जो पूछा जा रहा है कोशिश करें कि वही आंसर आप देने का प्रयास करें, और वो तभी संभव हो पाएगा जब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है आप डेली बाय डेली देखते चलोगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करोगे, और समझने में आखिरकार आप सफल हो जाओगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो कहा जाए कि आप थोड़ा सरल भाषा में बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। आप अगर जो बता ले गए तो फिर आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, आंसर राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक बात है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए। 18वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के मध्य से आज़ादी तक भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक बार फिर से आप लोग ध्यान देंगे। 18वीं सदी के मध्य से आज़ादी तक भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जब समालोचनात्मक की बात किया जा रहा है तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगा। ठीक है, नकारात्मक पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी चल जाएगा। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।